फिर चंद्रमा की सतह एवं आंतरिक भागों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी मोस्ट, चंद्रमा की सतह का अध्ययन, चंद्रमा की सतह एवं आंतरिक भागों का अध्ययन, एवं आंतरिक भागों का अध्ययन। मेरा उद्देश्य है आपका टॉपिक क्लियर करवाना सारा का अध्ययन। तो देखो, चंद्रमा की सतह एवं आंतरिक भागों का अध्ययन कराता है, क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी कहलाता है, सेलेनोलॉजी। किसे कहते हैं? चंद्रमा की सतह एवं आंतरिक भागों का अध्ययन। द स्टडी ऑफ मून, इट्स पार्ट ऑफ सरफेस एंड इंटरनल पार्ट्स, या कैसे भी कह सकते हैं, थोड़ी वीक है इंग्लिश। तो सेलेनोलॉजी किसे कहते हैं? बेसिकली चंद्रमा की सतह, सरफेस ऑफ मून एंड इंटरनल पार्ट्स का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। फिर बात करते हैं मैदान को क्या कहते हैं। जो चंद्रमा पे जो मैदान है, रेत के मैदान होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? शांति सागर। क्या कहते हैं उनको? शांति सागर। ये भी पूछा गया है। तो चंद्रमा पे जो बेसिकली रेत के मैदान है, उन्हें शांति सागर कहते हैं। और चंद्रमा क्या है? बेसिकली पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह, एकमात्र एक उपग्रह है पृथ्वी का। वो कौन है? चंद्रमा। तो ये नोट कर लो आप। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? ब्लू मून कब आता है? तो इसके अंदर ही करवा दूं, ब्लू मून कब आता है। अब देखो, दो चीजें होती है, मैं दोनों चीजें आपको बताता हूं। एक होता है सुपर मून, एक होता है सुपर मून, और एक होता है ब्लू मून, एक होता है ब्लू मून। दोनों टाइप की चीजें हम करेंगे। देखो, सुपर मून क्या होता है? जब चंद्रमा क्या होता है? पृथ्वी के नजदीक होता है, पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, सबसे नजदीक होता है। तो ये तो हो गया सुपर मून। तब क्या होता है? सूर्य बड़ा दिखाई देता है, 30% ज्यादा रोशनी होती है, 30% अधिक रोशनी देता है, तो ये चीजें नोट करना। ब्लू मून बेसिकली किसे कहते हैं? तो ब्लू मून कहते हैं जब एक महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर क्या आती है? 2 पूर्णिमाएं आ जाती है। क्या आ जाती है? 2 पूर्णिमा आती है, एक के बाद एक पूर्णिमा आती है। तो देखो, एक पूर्णिमा के बाद आने वाली पूर्णिमा, तो फर्स्ट पूर्णिमा के बाद में आने वाली दूसरी पूर्णिमा को के चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? आने वाली चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। तो ये चीजें आप नोट कर लो। तो ब्लू मून क्या होता है? जब एक महीने के अंदर 2 पूर्णिमाएं एक साथ आती है, या 2 पूर्णिमाएं 1 बाई 1 करके आती है, तो दूसरी पूर्णिमा की चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। सुपर मून किसे कहते हैं? जब बेसिकली चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, तो उसको सुपर मून कहते हैं। और इसमें क्या होता है? चंद्रमा 30% अधिक रोशनी प्रदान करता है। ये हो गया सुपर मून और ब्लू मून से संबंधित क्वेश्चन। अब आ गया, किस धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष होता है? तो देखो, 76 वर्ष, ये भी पूछा गया है शशि ने। 76 वर्ष किसका परिक्रमण काल होता है? किसका परिक्रमण काल है? और उस उपग्रह का नाम बताओ। तो ये भाई काफी बार रहा हुआ है, आप देख लेना भले ही, अगर मेरी चीजों पे यकीन नहीं तो वो है हेली नामक उपग्रह। क्या नाम है उसका? हेली नामक उपग्रह है। वो क्या है? परिक्रमण काल 76 ईयर्स होता है उसका। तो ये पूछा गया, कभी ऐसे पूछता है कि हेली नामक उपग्रह का परिक्रमण का काल क्या होता है? तो 76। या ऐसे भी पूछ लेते हैं कि वर्ष में या 76 वर्ष के बाद परिक्रमण काल करने के बाद कौन सा उपग्रह दिखाई देता है? तो हेली नामक उपग्रह दिखाई देता है, जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। फिर यम ग्रह, सॉरी धूमकेतु है, वहां पे उपग्रह की जगह धूमकेतु करना। यम ग्रह कौन सी श्रेणी में आता है? तो बोने ग्रह की श्रेणी में आता है। तो IAU, बेसिकली IAU मैंने अभी बताया था, क्या है? इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्या है? यूनियन, अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, संघ है। उसने क्या किया है? अभी यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल कर किस में डाल दिया गया है? बोने ग्रह की श्रेणी में। किस श्रेणी में? बोने ग्रह की
श्रेणी में डाल दिया गया। किसको? यम को। किसको? यम को डाल दिया। तो ये चीजें आप नोट कर लेना, क्योंकि कोई चीज ऐसी थी यम की, इसका परिक्रमण काल को लेके कुछ चीजें ऐसी थी जिससे ये सिमिलरिटी नहीं दिखा रहा था अन्य ग्रहों के कंपैरिजन में, तो इसको बोनी ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था। तो ये चीजें हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर देखो उपसौर किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है, उपसौर और अपसौर, पेरिहीलियन अपहीलियन ये पूछा जाता है। तो उपसौर किसे कहते हैं? एक तो होता है उपसौर, दोनों कंप्लीट करवा देता हूं, एक होता है अपसौर, एक होता है अपसौर। अब देखो उपसौर क्या होता है, जब सन, जब सूर्य के पृथ्वी क्या होती है, सबसे नजदीक होती है, सबसे क्या होती है, नजदीक होती है। और ये कब आता है, ये 3 जनवरी। अब आप कहोगे कि भाई सर कैसे याद करें, तो देखो उपसौर में क्या आ रहा है, ऊ की आकृति क्या है, सिमिलियर टू 3, ठीक है, सिमिलियर टू 3 नंबर। तो देखो उपसौर से 3 जनवरी याद रख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, सबसे पास में होता है, और 14 करोड़ इसकी क्या होती है, दूरी होती है। फिर बात करते हैं उपसौर, सॉरी अपसौर। अपसौर कब आता है, ये आता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। और इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि सन से जो अर्थ होती है वो बहुत दूरी पे होती है, क्या होती है, सर्वाधिक दूरी पे होती है। तो ये चीजें आप नोट कर लो, कितनी होती है दूरी, तो 15.5 करोड़ दूरी होती है दोनों के बीच में। फिर बात करते हैं आगे, संक्रांति किसे कहते हैं। तो मैं सारी चीजें देखो लेके आया हूं और 1 बाय 1 करके सारा मैं टॉपिक आपका कंप्लीट करवाऊंगा। संक्रांति किसे कहते हैं, देखो हम कहते हैं ना मकर संक्रांति, तो देखो संक्रांति, संक्रांति क्या होता है, सूर्य का, बेसिकली सूर्य का दक्षिणायन और उत्तरायण, दक्षिणायन और उत्तरायण में क्या होता है, लंबवत होना, सूर्य का लंबवत होना। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि संक्रांति वह होती है जब सूर्य दक्षिणायन तथा उत्तरायण में लंबवत हो, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, संक्रांति कहते हैं। अब देखो इसमें दो चीजें हैं। देखो यदि सूर्य उत्तरायण में होगा, यदि सूर्य क्या होगा, 2 स्थिति बनेगी इसकी, संक्रांति की 2 स्थिति बनती है। देखो कौन कौन सी, संक्रांति की 2 स्थिति बनेगी, संक्रांति हेडिंग डाल देता हूं, संक्रांति। चीजें समझ में आ गई, किसे कहते हैं, जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन में लंबवत हो। अगर सूर्य उत्तरायण में है, यदि सूर्य उत्तरायण में है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मकर संक्रांति, मकर संक्रांति बोलते हैं। तो ये तो हो गई मकर संक्रांति। और ये कब आती है, 21 जून को आती है, ये भी नोट कर लो कब आती है, 21 जून को आती है। और इस दिन उत्तरायण का सबसे बड़ा दिन होता है। फिर बात आती है, देखो फिर आती है दक्षिणायन की। दक्षिणायन में क्या होता है, तो इस दिन होती है, ये हो गई मकर संक्रांति, और इस दिन ये 22 दिसंबर को आती है। इस दिन क्या होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखो 22 दिसंबर को, तो ये तो हो गई मकर संक्रांति हो गई, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण कब होता है। तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है। अब देखो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये चीजें समझो आप। सूर्य ग्रहण छोटी सी चीजें हैं, देखो सूर्य ग्रहण ये क्या होता है, देखो सूर्य ग्रहण कब होगा, ये 3 ही तो है। देखो ये सूर्य हो गया, और ये क्या हो गया, चंद्रमा हो गया, ये पृथ्वी हो गया, और ये पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा हो गया। जब चंद्रमा बेसिकली ये हो गया पृथ्वी का हाफ भाग, बेसिकली जब ये चंद्रमा हो गया मून, जब सूर्य के बीच में आ जाता है, क्या आता है, बीच में आता है, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे, सॉरी यहाँ पे पृथ्वी पे क्या होती है, पृथ्वी की सतह पे दिखाई नहीं देती, या जो रोशनी होती है वो पृथ्वी की सतह पे नहीं पड़ती है, जिस कारण पृथ्वी का आधा भाग क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। आधे भाग में क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। फिर बात आती है देखो चंद्र ग्रहण की, तो छोटा सा टॉपिक है, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। देखो चंद्र ग्रहण यहाँ पे समझा देता हूँ, अब आप भी समझ गए होंगे। ये हो गया, सूर्य तो एक जगह ही होगा, तो यहाँ पे ये पृथ्वी भी तो चक्कर लगाती है चारों ओर, तो पृथ्वी क्या आ जाती है, यहाँ पे बीच में आ जाती है, और चंद्रमा यहाँ पे आ जाता है। तो अगर पृथ्वी सूर्य के बीच में आ गई, यदि पृथ्वी सूर्य के बीच में आ गई, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंद्रमा की सतह चमकीली नहीं होगी, अंधेरा होगा, तो क्या होगा, वो सूर्य ग्रहण की जगह क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी है, ओरल थी, सीधी बताने की थी, मैंने बता दी।
अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को स्पष्ट कीजिए। देखो इससे एक क्वेश्चन बनेगा, अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर, देशांतर और अक्षांश। अक्षांश क्या होती है? बेसिकली ये ग्लोब हो गया, तो ग्लोब की देखो ये रेखाएं होती है, ये क्या होती है? बेसिकली ऐसे रेखाएं होती है। तो इन रेखाओं को क्या करते हैं? अक्षांश कहते हैं, अक्षांश। तो बेसिकली हम बना सकते हैं कि अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो ग्लोब से उत्तरी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं या काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। फिर आती है देशांतर रेखाओं की बात। बेसिकली ये हो गई देशांतर रेखाएं। क्या हो गई? ये देशांतर रेखाएं। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, आपको पता है कि भूमध्य रेखा पे क्या पाई जाती है? सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, और यहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होता है, संवहनीय वर्षा होती है। तो देखो देशांतर रेखाएं क्या होती है? वे काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर होती हुई प्रतीत होती है, उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब देशांतर रेखाओं में एक चीज नोट करनी है कि दो देशांतरों के बीच दूरी को क्या कहते हैं? तो इनके बीच की बेसिकली दोनों दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 डिग्री होती है। कितनी होती है? 111 डिग्री। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? 111 डिग्री। ये भी नोट कर लो आप। फिर देखो मैं आपको ग्रहण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे वो बता देता हूँ। एक तो उनके आकार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आकार को आप बताओ कि सबसे बड़ा, हेडिंग डाल दी मैंने ग्रह। देखो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा आकार के अंदर, ठीक है, द्रव्यमान में, फिर द्रव्यमान में, और फिर किसके अंदर? द्रव्यमान हो गया, घनत्व। ये मैं 3 चीजें आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा कौन सा होता है? वो होता है बृहस्पति। कौन सा होता है? बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन? तो वो होता है बुध। कौन होता है? बुध। फिर बात करते हैं द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान भी किसका होगा? बृहस्पति का सर्वाधिक होगा, क्योंकि बड़ा ही है। और सबसे कम किसका होगा? तो वो होगा बुध का। फिर बात करते हैं घनत्व। घनत्व किसका होता है? शुक्र का सर्वाधिक घनत्व होता है, शुक्र ग्रह का। और सबसे कम किसका होता है? शनि का होता है। और शनि के और क्या होते हैं? चारों ओर छल्ले किसके अंदर होते हैं? वृत्ताकार शनि के अंदर होते हैं। तो देखो ये चीजें मैंने आपको अच्छा लगा होगा, आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। मैंने रिवीजन करवाया है, तो धन्यवाद। जय श्री राम।